एक छोटे से कस्बे की सर्द सुबह थी, जब चारों तरफ कोहरे की सफेद चादर लिपटी हुई थी और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी सन्नाटे को चीरती हुई एक पुरानी साइकिल की चरमराहट सुनाई दे रही थी, जिस पर सवार होकर 60 वर्षीय दीनानाथ अपने अखबार बांटने के काम पर निकले थे। दीनानाथ के चेहरे की झुर्रियां उनकी गरीबी की नहीं, बल्कि उनके स्वाभिमान की गवाह थीं, क्योंकि उन्होंने ताउम्र मेहनत की कमाई से अपने परिवार को पाला था। उनके फटे हुए स्वेटर से छन कर आती बर्फीली हवा उनके सीने में चुभ रही थी, लेकिन उनके इरादे फौलाद की तरह मजबूत थे, क्योंकि आज उनकी पोती का जन्मदिन था और उन्होंने वादा किया था कि वह शाम को उसके लिए नए कपड़े और उसकी पसंद की मिठाई लेकर आएंगे। जैसे ही वह मुख्य चौक पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि शहर के ताकतवर विधायक का बिगड़ैल बेटा अपनी तेज रफ्तार लग्जरी कार के साथ बीच सड़क पर खड़ा होकर एक गरीब रिक्शे वाले को बेरहमी से पीट रहा था। रिक्शे वाले का कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी गाड़ी विधायक के बेटे की चमचमाती कार के पास से गुजरी थी, जिससे उस पर हल्की सी धूल उड़ गई थी। दीनानाथ का खून खौल उठा, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अन्याय होते देखा था और वह खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपनी साइकिल खड़ी की और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और उस रईस लड़के का हाथ पकड़ लिया, जो उस वक्त रिक्शे वाले पर लात चलाने वाला था। उस लड़के ने मुड़कर दीनानाथ की ओर देखा और उसके चेहरे पर अहंकार की मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसे लगा कि यह बूढ़ा उसकी ताकत के सामने क्या टिक पाएगा। दीनानाथ ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि बेटा, इसे छोड़ दो। इसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है और कानून हाथ में लेना सही नहीं है। यह सुनकर विधायक के बेटे ने जोर से अट्टहास किया और बोला कि कानून मेरे बाप की जेब में रहता है और तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। इससे पहले कि दीनानाथ कुछ समझ पाते, उस लड़के ने उन्हें एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वह सड़क के किनारे पत्थरों पर जा गिरे। उनके सिर से खून की एक पतली धार बहने लगी, लेकिन उनकी आंखों में डर के बजाय एक अजीब सी चमक थी। भीड़ तमाशबीन बनी रही, क्योंकि किसी में भी उस ताकतवर सत्ता के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त वहां से एक काली रंग की सरकारी गाड़ी गुजरी, जिसके शीशे छड़े हुए थे और उस पर नीली बत्ती जल रही थी। गाड़ी अचानक रुकी और उसमें से एक प्रभावशाली महिला अधिकारी बाहर निकली, जिनका नाम अंजलि शर्मा था और वह उस जिले की नई जिला अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई थीं। अंजलि ने जब यह नज़ारा देखा तो उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। वह दीनानाथ के पास पहुंची और उन्हें सहारा देकर खड़ा किया और पूछा कि बाबा, आप ठीक तो हैं? विधायक का बेटा अभी भी अपनी अकड़ में खड़ा था और उसे लग रहा था कि यह नई मैडम उसका क्या बिगाड़ लेंगी। अंजलि ने उसकी ओर देखा और ठंडे लहजे में पुलिस बल को बुलाया, जो पीछे की गाड़ी में चल रहा था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस लड़के को गिरफ्तार किया जाए और इसकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाए। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस शहर में किसी ने भी विधायक के परिवार पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की थी। विधायक का बेटा चिल्लाने लगा कि आप जानती नहीं हैं कि मेरा बाप कौन है और आपको यह नौकरी महंगी पड़ेगी। अंजलि ने बिना विचलित हुए कहा कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कानून क्या है और आप जो कर रहे हैं वह एक गंभीर अपराध है। दीनानाथ ने अंजलि के हाथ जोड़ लिए और कहा कि बेटी, रहने दो, यह बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा, अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। उस शाम जब दीनानाथ घर लौटे तो उनके हाथ में सिर्फ मिठाई ही नहीं थी, बल्कि उनके दिल में एक नया विश्वास था कि ईमानदारी और सच्चाई अभी भी जिंदा है। उधर अंजलि ने रात भर जागकर उन सभी फाइलों को खंगाला, जिनमें विधायक के भ्रष्टाचार और दबंगई के सबूत दबे हुए थे। उन्होंने ठान लिया था कि वह इस जिले को आतंक के साए से मुक्त कराएंगे। अगले दिन की सुबह और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाली थी, क्योंकि विधायक खुद अपने समर्थकों के साथ जिला अधिकारी के दफ्तर पहुंच गया था और वहां भारी हंगामा शुरू हो गया था। विधायक ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बेटे पर हाथ डाला और उसे हवालात में बंद किया। अंजलि ने अपनी कुर्सी से उठते हुए बड़ी गरिमा के साथ जवाब दिया कि आपके बेटे ने एक बुजुर्ग पर हमला किया और एक गरीब की रोजी रोटी छीनने की कोशिश की, और मेरा काम उस गरीब को न्याय दिलाना है।
विधायक ने धमकी दी कि वह ऊपर तक अपनी पहुंच रखता है और अंजलि का तबादला 24 घंटे के भीतर करवा देगा। अंजलि ने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया जिसमें उसके द्वारा किए गए ज़मीन घोटाले के सारे दस्तावेज थे और कहा कि अगर आपने अपना दबाव बनाने की कोशिश की तो ये सबूत सीधे प्रेस और विजिलेंस विभाग के पास जाएंगे। विधायक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी जल्दी उसकी जड़ें खोद लेगा। इस बीच शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक महिला अधिकारी ने गुंडागर्दी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम जनता जो अब तक डरी सहमी रहती थी, धीरे धीरे दफ्तर के बाहर जमा होने लगी और अंजलि के समर्थन में नारे लगाने लगी। दीनानाथ भी वहां पहुंचे थे और उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा और उन्हें एहसास हुआ कि असली ताकत पद में नहीं बल्कि जनता के उस भरोसे में है जो एक ईमानदार अधिकारी के प्रति उमड़ता है। लेकिन यह लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि विधायक ने हार नहीं मानी थी और उसने शहर के कुछ असामाजिक तत्वों को सक्रिय कर दिया था ताकि दंगे जैसी स्थिति पैदा की जा सके। उस रात शहर के कुछ हिस्सों में आगजनी की खबरें आने लगीं और अंजलि को एहसास हुआ कि यह स्थिति बहुत संवेदनशील हो गई है। उन्होंने तुरंत भारी पुलिस बल तैनात किया और खुद सड़कों पर उतरने का फैसला किया ताकि स्थिति का जायजा ले सकें। अंधेरी गलियों में जब वह अपनी टीम के साथ गश्त कर रही थी तभी उन पर हमला हुआ और पत्थरों की बारिश होने लगी। एक पत्थर अंजलि के कंधे पर लगा लेकिन उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया और लाउडस्पीकर पर लोगों से शांति की अपील की। उनकी निडरता देखकर दंगाइयों के हौसले पस्त होने लगे और पुलिस ने मुख्य आरोपियों को धर दबोचा। सुबह होते होते शहर फिर से शांत हो गया था और विधायक का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जनता अब उसके साथ नहीं है। अंजलि ने दीनानाथ की पोती के लिए अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद खुद तोहफा भेजा और यह सुनिश्चित किया कि उस रिक्शे वाले को नई गाड़ी मिले जिसका रिक्शा तोड़ा गया था। इस घटना ने पूरे राज्य में एक मिसाल कायम की और अंजलि शर्मा का नाम हर घर में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। दीनानाथ अब रोज सुबह जब अपनी साइकिल लेकर निकलते थे तो वह सिर उठाकर चलते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी रक्षा के लिए एक ऐसी बेटी बैठी है जो न्याय की खातिर किसी से भी टकरा सकती है। समय बीतता गया और ज़िले की तस्वीर बदलने लगी क्योंकि अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों तक पहुंच रहा था और बिचौलियों का खेल खत्म हो गया था। विधायक को अपनी गलतियों का एहसास हुआ या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन उसने अपने बेटे को शहर से बाहर भेज दिया और अपनी राजनीति का तरीका बदलने पर मजबूर हो गया। एक दिन अंजलि को राज्य सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ अधिकारी का पुरस्कार मिलने वाला था और उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में दीनानाथ को आमंत्रित किया। जब एक साधारण अखबार बांटने वाला बुजुर्ग भव्य मंच पर पहुंचा और अधिकारी के साथ खड़ा हुआ तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अंजलि ने अपने भाषण में कहा कि असली नायक मैं नहीं बल्कि यह बाबा हैं जिन्होंने उस दिन पहली आवाज़ उठाई थी, क्योंकि अगर वह चुप रहते तो मैं कभी इस अन्याय को देख नहीं पाती। कहानी का यह मोड़ हर किसी के दिल को छू गया और लोगों को समझ आया कि एक छोटा सा विरोध भी कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। शहर की उन गलियों में अब डर की जगह उम्मीद का उजास था और हर गरीब को लगता था कि उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। दीनानाथ ने अपनी पोती को पढ़ा लिखा कर अंजलि जैसा बनाने का संकल्प लिया और वह नन्ही बच्ची अब किताबों में अपना भविष्य ढूंढने लगी थी। संघर्ष की यह कहानी सिर्फ एक अधिकारी और एक बुजुर्ग की नहीं थी, बल्कि यह सत्य और असत्य के बीच के शाश्वत युद्ध की थी, जिसमें जीत हमेशा सत्य की ही होती है, बशर्ते कोई लड़ने का साहस दिखाए। रात के अंधेरे के बाद जैसे सुबह का सूरज अनिवार्य है, वैसे ही जुल्म के बाद इंसाफ का आना भी निश्चित है। अंजलि ने अपनी डायरी में लिखा कि पद की गरिमा कुर्सी से नहीं बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहट से मापी जाती है जिन्हें आपने डूबने से बचाया हो। शहर के पुराने चौक पर अब उस रिक्शे वाले का नया रिक्शा चलता है और लोग वहां से गुजरते वक्त दीनानाथ को सम्मान से नमस्ते करते हैं। उस विधायक का बेटा जो कभी दहशत का प्रतीक था, अब कानून के डर से साधारण नागरिक की तरह रहने लगा था और यही अंजलि की सबसे बड़ी जीत थी।
बदलाव की यह लहर रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी थी और उन्हें अपनी ताकत का अंदाज़ा हो गया था। दीनानाथ की साइकिल की चरमराहट अब किसी संगीत की तरह लगती थी, जो